योर नेम इज मानसी। यस सर। आपने पेरेंट्स से पूछा था कि उन्होंने मानसी ये जो नाम रखा है वो क्यों रखा है? सर मैंने ऐसे तो पेरेंट्स से नहीं पूछा, पर एक बार कहीं मैं बाहर गई थी, तब किसी ने मुझसे पूछा था कि मानसी का मतलब क्या होता है। हाँ। हालांकि जब मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, उन अंकल ने मुझे बताया था कि मानसी का मतलब होता है जो मन से उत्पन्न हो। वेरी गुड। मानसी जो मन से उत्पन्न हो, वेरी गुड। और वैसे भी मानसी का ऐतिहासिक वो भी है आपके एरिया में, मानसी गंगा का। जी सर, मानसी गंगा गोवर्धन में। चलिए, तो आपका रोल मॉडल कौन है? हु योर रोल मॉडल? आप एक जज्बा लेके बैठे हैं। हाँ, जैसे होता है ना कि मैं क्या बनना चाहूंगी, तो एक रोल मॉडल तय करता है बच्चा कि मैं उसकी तरह बनूंगा। आपका रोल मॉडल कौन है? या आप किसके पद चिन्हों पे चलना चाहेंगे? यस। सर ऐसा तो मैंने स्पेसिफिक किसी के बारे में सोचा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से काफी इंस्पायर्ड हूँ, प्रभावित है। तो बहुत बढ़िया, इसी यही रखो, आप यही रखो कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत प्रभावित हूँ। तो सर बिल्कुल उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जी सर। और उनका पढ़ने का मतलब ये नहीं है साहब कोई बहुत पूरा साहित्य पढ़ने की आवश्यकता है। उनके पढ़ने का मतलब यही है कि उनके कुछ कोटेशन आपको याद रहने चाहिए। उदाहरण के लिए उनकी वो बुक कहा करते थे कि असफल लोगों को वो मिलता है जो सफल लोग छोड़ जाते हैं। असफल लोगों की तैयारी वहां से शुरू होती है जो सफल लोग छोड़ जाते हैं। वो ये कहते थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जी सर, सपने जो तो नींद आने नहीं देते, नींद आने नहीं इंसान देते। को नहीं लेते। जी सर। और वो कहा करते हैं कि मुझ में ये आत्मविश्वास है, आई कैन फ्लाई बिकॉज आई हैव विंग्स। आपने अगर किताब सुना हो विंग्स एंड फायर, जो उनकी जीवनी है, उन्होंने बोला है एपीजे, यस, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूं क्योंकि मेरे पास पंख है। तो ये आत्मविश्वास की बात है। और यही आपको एपीजे अच्छे मॉडल, रोल मॉडल हैं लोगों के। इट्स गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप इसी में ये 2-3 चीजें तैयार कर लो, और कुछ नहीं है। वैसे इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, और तमिलनाडु। देखो वो नीचे की और टो है ना, नीचे की, वो दोनों में इधर से केरला, इधर रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम जो है वो इसमें है, तमिलनाडु में। क्लियर? तमिलनाडु। तो ये आपको रोल मॉडल के बारे में। तो ये आपका विजन है। सर एक विजन है सर, ये विजन है। और अगर ये कोई पूछे कि आपका मिशन क्या है, सुनिए सर मिशन, हाँ मैं बताता हूँ। विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। विजन होता है कि आप ऊंचाई, जो ऊंचे से ऊंचा, जो आखिर में कहां पहुंचेंगे, दैट इज विजन, लॉन्ग टर्म। मिशन होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। जी सर। कि 5 साल का मिशन क्या है, 10 साल का मिशन क्या है, 15-20 साल का मिशन क्या है, 40 साल का मिशन क्या है। तो बता, तुम्हारा 40 साल का मिशन क्या है? तो 40 साल के मिशन में तो सर मैं रिटायरमेंट ले चुकी होंगी और मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहूंगी। अच्छा, बता दिया था ये। बहुत बढ़िया सर, आपने बता दिया था। हाँ, यहाँ गलती कर जाता है बच्चा। चलिए, अब बताइए आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? एफसीआई के बारे में क्या जानते हैं?
The Food Corporation of India is a statutory organization established as per the Act 1964. From January 1965, it is working consumer under the Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution. Very good. और सर इसके जो सर इसका पहले हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में था। अभी फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर बाराखंबा न्यू दिल्ली में है। इसके साथ जो मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर रामविलास पासवान। और सर इसके 5 जोनल ऑफिस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। और सर इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है एफसीआई का इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फूड पॉलिसी, तो जिसके अंतर्गत 4 पॉइंट आते हैं। पहला है कि इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस फॉर पुअर फार्मर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थर्ड इज satisfactory level of maintain the buffer stock and regulate the market price. Very good. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तैयार किया। तो आज आपसे एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखिए आप मैनेजर डिपो हैं, तो आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ते हैं। तो बताओ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे, किन किन चीजों का अरेंजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ते हैं और उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स बताइए, किन किन चीजों के आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे। सर कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, कंडीशंस होती है कॉन्ट्रैक्ट देते टाइम जो कंडीशंस होती हैं, कोई कई चीजें आप ठेके पे देंगे, एक माल। जी सर, वो मैंने पढ़ाई हुई है आपको। सर इसके लिए ये, जी सर इसके लिए एक तो ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। वो है, वो तो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल है, बहुत सही है, वो प्रिंसिपल है। पहले ही बताओ किस किन चीजों के कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे। मैं आपको हिंट देता हूं, जैसे क्लीनिंग का है, हैंडलिंग का है, क्लियरिंग का है, हैंडलिंग का है, ट्रांसपोर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। नहीं समझे बात को? मूवमेंट वालों को, यस, तो आप देंगे वालों को, हाँ, डिपो में क्वालिटी कंट्रोल, यस जी सर, क्लियरिंग, हैंडलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मूवमेंट। सेकंड, ऐसे और बताओ, जूट बैग्स, उसका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आप बहुत सारे जूट बैग काम लेते हो ना, बोरियां, ठीक है जी सर। ये रस्सी जो है ना, रस्सी सिलाई होती है, सुतली, जी सर, हाँ, ट्विन जो कहते हैं, ट्विन, जी सर, बांधने के काम आती है वो। बहुत है, अरे सारे बैग सिलाई होते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम आते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है। इसके बाद सुतली, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ डैमेज फूड ग्रेन्स। डैमेज फूड ग्रेन्स बहुत डैमेज हो जाता है, उसका डिस्पोजल वो इतना होता है कि उसका भी हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, डैमेज फूड ग्रेन्स का। इसके बाद सरप्लस एंड सर्विसेबल आर्टिकल्स, बहुत सारी आर्टिकल जो बच जाती हैं, मंगा लिया बच जाती हैं, अनसर्विसेबल जो काम की नहीं है, उनको भी हम डिस्पोज करते हैं। जैसे घर में रद्दी बेचते हैं ना, वैसे यहाँ भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाते हैं, उन सर्विस, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कीटनाशक वगैरह परचेज करते हैं, पेस्ट कंट्रोल वगैरह होता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद यस, गोडाउन के कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे बड़ा काम कि आप प्राइवेट गोडाउन, देखिए सरकारी गोडाउन आपका एपेक्स लेवल पे होता है, CWC और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। लेकिन प्राइवेट गोडाउन, उनका भी हायरिंग होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा परचेज होती है, इनकी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो आप जनरली देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद में आपका जो प्रश्न था, इसका प्रश्न था आपका कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन से प्रिंसिपल्स या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए देते समय। सर बोलूं मैं? यस सर, एक तो टर्म्स और कंडीशंस जो होते हैं एकदम क्लियर होनी चाहिए इसमें, और भी डेफिनेट, और सर एक ये है कि अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट का भी होना चाहिए इसमें। एक लाइन बोलूं पहले बीच में, रिफंड वाली जो पॉलिसी उनकी। वेरी गुड जी। एक लाइन में बताता हूँ कि पहले बोलो स्टैंडर्ड मॉडल, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस पर देना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है कॉन्टेंडर का, ठीक है सर।
कॉन्ट्रैक्ट इनका, तो या तो वो या अपनी तरफ से कुछ जोड़ना, तो फिर आपको डेफिनेट, प्रिसाइज, डिफाइंड भाषा में होना चाहिए। उसका कोई अर्थ जो है इंटरप्रिटेशन कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ये जो आपने बोला वो सही था, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा, कोई भी डिविएशन हो स्टैंडर्ड से उसका अप्रूवल होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसके पास अप्रूवल। उसके बाद उसमें डिस्प्यूट कोई हो जाए, उसका सेटलमेंट का क्लॉज होना चाहिए, क्लॉज होना चाहिए। इसके बाद उसमें अर्नेस्ट मनी जो जमा होती है उसका रिफंड का प्रोसीजर भी उसमें हो जाना चाहिए, उसी में कॉन्ट्रैक्ट में किस कंडीशन में रिफंड करे, कौन करेगा। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। अब डिपो मैनेजर का काम है। इसमें एक और पॉइंट बताया था आपने। यस सर, आपने बताया था आईडी और स्टॉक्स से रिलेटेड कुछ बताया था। सर वो एक और पॉइंट आप क्लियर करोगे एक बार? आईडी, इसमें आईडी कार्ड और स्टॉक्स से रिलेटेड कुछ नहीं, एक थी वो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द वेंडर्स। जो वेंडर है उनकी फाइनेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए, उसका जो जैसे नेटवर्थ स्टेटमेंट ले लेंगे, समझे, उनकी आईडी वगैरह लेंगे। क्या है, कल के दाए आपने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, उसकी कैपेसिटी नहीं है, और वो कमा लो, काम के बीच में छोड़ गया तो आपका तो काम नुकसान हो जाए ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, उस वेंडर की कैपेबिलिटी देखते हैं पहले, ये काम उसकी नेटवर्थ लेते हैं, उसका स्टेटमेंट ले लेंगे, भाई इसके पास बैंक से स्टेटमेंट ले लेंगे, हाँ ये काम इतने बड़े हैंडल कर सकता है, उसका आईडी वगैरह तो भाई। तो ये जो आपको बताया होगा आपको, ठीक है जी सर। ओके जी सर। और चलिए अब बताइए आप, चलिए अगर आप डिपो हायर करते हैं, डिपो हायर, तो क्या क्या चीज देखेंगे अगर हायर करते हैं? सर डिपो हायर करते टाइम ये देखना पड़ेगा कि डिपो जो हाइट है वो सराउंडिंग एरिया से काफी ऊंची हो, ताकि अगर फ्लड वगैरह आए तो उससे उसको नुकसान ना पहुंचे। और सर एक वो आसपास कहीं झाड़ी या घास के आसपास ना हो, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह वहां ना आ सके। बहुत बढ़िया, इससे दूर होना चाहिए। और इससे मेन इसका ये भी है कि प्रोक्योरमेंट करते टाइम मतलब उसकी जो मंडी के आसपास वो होना चाहिए। मंडी या रेल दोनों के ट्रेन्स है ना। हाँ सर, ट्रेन के आसपास भी वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रेलवे स्टेशन। बहुत बढ़िया। चले अब डिपो मैनेजर का काम तो बता दो, वो तो अपना हमेशा का एक रेगुलर वो है। व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ डिपो मैनेजर? सर डिपो मैनेजर जो होता है वो 1, 2 या 3 गोडाउन्स का ओवरऑल इंचार्ज होता है। वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत लेबर को ड्यूटियां अलॉट करता है। और सर वो ईयरली और क्वार्टरली रिपोर्ट भी अपना तैयार करता है। और वो सीनियर्स को आरओ, रिलीज ऑर्डर, आईडी कार्ड वगैरह, स्टॉक्स की पेरोल, क्वालिटी कंट्रोल एटसेट्रा की जो रिपोर्ट है वो सीनियर्स को अपने को सेंड करता है। और सर वो ओवरऑल इंचार्ज होता है अपने पूरे गोडाउन का। और सर एक मेन उसका काम होता है फिजिकल वेरिफिकेशन करना क्वांटिटी का, और उसके बाद वो रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं। अच्छा, गेट पास, रिलीज ऑर्डर, जी सर, आईडी कार्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, गेट पास। चलिए वेरी गुड। चलिए अब बताइए आप क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो लेबर है कॉन्ट्रैक्ट पे उसके के बारे में आपको जानना जरूरी है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यस 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 सर उसमें ये है कि ये जो 20 या 20 से ज्यादा वर्कर होते हैं ये उन पे एक तो अप्लाई होता है। और सर एक ये है कि उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए। बहुत बढ़िया। और उनके लिए जो गवर्नमेंट ने जो वेजेस फिक्स किए हैं वो उन्हें दिए जाने चाहिए। उनके लिए सेपरेट रेस्ट रूम्स होने चाहिए। पानी जो पीने वाला होता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और कैंटीन वगैरह की, उनकी क्रैचेस वगैरह जो होते हैं उन सब की उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। और रिकॉर्ड्स वगैरह को भी मेंटेन करना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, बाय द वे लेबर वाले कई बार यूनियन बना लेते हैं और स्ट्राइक खराइक भी कर देते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपकी स्टाफ प्रॉब्लम है। या तो स्टाफ रिले उस पर चला जाता है या लेबर वगैरह चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? भाई जी लेबर कहते हैं हम तो
आज जो है एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। सर अगर लेबर स्ट्राइक पर गया है तो उसके लिए हाँ। बताना है मुझे। सर पहले तो अगर जो हमारा हम डायरेक्ट लेबर को अलाउड नहीं करते, हम पहले कॉन्ट्रैक्टर से हम उसके लिए पहले वेरी बात गुड, करेंगे। बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्टर से पहले समझाए, उससे बात बिल्कुल। करेंगे कि ऐसे ऐसे हुआ है, आप उनसे बात करो, और फिर सारा मतलब मैटर वही कॉन्ट्रैक्टर ही बिल्कुल देखेगा। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करेंगे। और बाय द वे हमारे हमारे हमारी से संबंधित कोई सुविधाएं वगैरह उसके बारे में कमी है तो हम उसको दूर भी हम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो क्या चाहते हैं उनके बारे में, और फिर उन चीजों को निदान करेंगे, उन चीजों का वो करेंगे। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द अच्छा सर, कोऑर्डिनेट। एक क्वेश्चन था मेरा सर। यस यस। सर आपने एक बताया था ना कि अगर इसमें जो यूनियन होती है, यूनियन बनी हुई होती है, अगर यूनियन में लड़ाई हो जाती है तो फिर क्या करना है? तो सर देखिए तब भी यूनियन, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। तो देखिए जहां कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है तो कॉन्ट्रैक्टर से ही बात करो, आप डायरेक्ट बात मत करो। लेकिन आपके लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज, जैसे आपके यहाँ ही का इश्यू है, जी सर। आपके यहाँ आपने किसी से गरम बोल दिया, और आपको लेबर मालूम है एक बार आप गलती से थोड़ा सा तेज बोल दो तो ही लेबर भड़क जाती है, और ये नेता लोग भड़का देते हैं। तो उनको क्या है कि आप यूनियन वालों से बात करो, लीडर से बात करनी पड़ेगी। और लीडर से हमेशा हमको कोऑर्डिनेशन बना के ही रखना चाहिए। अच्छा प्रशासन यही है कि हम सबसे कोऑर्डिनेशन बना के रखें। और इस समय सबसे बड़ी बात है कि अपनी पेशेंस कभी नहीं खोनी चाहिए। मेन चीज है कि पेशेंस नहीं खोनी चाहिए। तो ये धैर्य वाला है ना, कई बार आप देखिएगा, कई बड़े जितने भी बड़े लोग हैं उनका आप देखना, वो बहुत कम गुस्सा आता है, बहुत कम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की बात है। चलिए, आपके महिला हैं और आप महिला होने के नाते ये लेबर इंटेंसिव काम है, ये समय और बेसमय का काम है। आप इस काम को कैसे करेंगे? सर देखा जाए तो आज टाइम बदल चुका है। आज किसी भी फील्ड में आज महिला पुरुषों से कम नहीं है। आज महिला जो है एक कुएं का मेंढक बन करके नहीं रह गई हैं, वो हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। और सर मैं भी उसी टाइप की एक महिला हूँ, मैं हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा कि रात को अगर कुछ काम हो रहा है, काम ज्यादा आ रहा है, या नींद नहीं आ पा रही है, कुछ भी, मैं हर सिचुएशन में सर अपने आप को ढाल लूंगी और अपना काम पूरे अपने मेहनत से करूँ। तो आपने सोच लिया। चलिए आप बताइए, आजकल खाली समय है, आप उसमें क्या करते हैं? आपकी हॉबी क्या है? सर एक तो मेरी मेन हॉबी तो ये है चेस खेलना। जब मैं जब थोड़ा, और एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें पढ़ते हैं। ओके सर। हाँ, तो आपसे पूछे इसके बाद में क्या किया? कि साहब मैंने तैयारी की, बैंक की भी की और एसएससी की भी की, ठीक है। लेकिन पहले तैयारी घर से करती थी, वो मैंने आपका तैयार करा दिया। फिर मैं दिल्ली चले गई, वो तैयार हो गया। मुझे याद रहता है बच्चे का एक एक का, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो आज की क्या खास खबर है, बता दो। तो आज की एक खास खबर है कि जो हमारे यहाँ के जो पायलट मतलब मेनली राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस की, तो उसमें जो कुछ विधायक नाराज होकर के चले गए थे, 19 विधायक और सचिन पायलट, वो वापस आ गए हैं। जी सर, जयपुर वापस आ गए हैं वो। और फिर से उन दोनों की पायलट और के भी वापस आ गए। आपके एरिया के एमएलए कौन है? जी सर, विश्वेंद्र सिंह जी। ओके, विश्वेंद्र सिंह। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।